राजामौली की फिल्मों को हम कभी भी कहानी और कैरेक्टर के लिए नहीं देखते, बल्कि उन मेमोरेबल सीन्स के लिए देखते हैं जिन्हें राजामौली क्रिएट करते हैं। भले ही फिर वो शिवा का शिवलिंग उठाना हो या फिर राम का हजारों की भीड़ में कूदना। और सेम इस तरीके की सीन राइटिंग आपको राजकुमार हिरानी की फिल्मों के अंदर भी देखने को मिलेगी। भले ही फिर वो चेन का अप डाउन करना हो या पीके की डांसिंग कार से कपड़े लेना, ये सारे वही सीन होते हैं जो अगर टीवी पर चल रहे हो तो हमारी अटेंशन चली जाती है और फिर हम उन्हें देखने के लिए बैठ जाते हैं। एंड इसीलिए आज मैं राजामौली के करियर का वन ऑफ द बेस्ट इमोशनल सीन जिसे हम आज के वीडियो में डिकोड करेंगे। और मैं आखिरकार क्यों इसे वन ऑफ द बेस्ट कह रहा हूं, क्योंकि यही वो सीन था जिसकी वजह से फिल्म का क्लाइमैक्स सेट किया जाता है। एंड एक ऐसा ही सीन आपको बाहुबली 2 में भी देखने को मिलता है जिसकी वजह से क्लाइमैक्स सेट होता है। एंड दोनों ही सीन में म्यूजिक इमोशन को बढ़ावा देता है। दोनों ही सीन में आपको कैरेक्टर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है एंड दोनों ही सीन ट्रेजिक होते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है एक ब्लैक स्क्रीन से एंड सेम इसी ब्लैक स्क्रीन से इस सीन का एंड भी होता है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज तक मैंने राजामौली की फिल्मों के अंदर कोई भी ऐसा सीन नहीं देखा जिसकी शुरुआत ब्लैक स्क्रीन से हो रही हो। यही सिर्फ एक इंडिविजुअल सीन है जो ब्लैक स्क्रीन से शुरू होता है। एंड इस टाइप का एक और सीन आरआर फिल्म में आपको आगे भी देखने को मिलता है जब राम अपना गांव छोड़कर जा रहा होता है। बट यहां पे ब्लैक स्क्रीन को यूज करने के पीछे का कारण है एडिटर, जो इस सीन को स्मूथ बनाना चाहते थे एक सीन से दूसरे सीन पर जाने के लिए। एंड इसीलिए उन्होंने यहां ब्लैक स्क्रीन का यूज किया है। बट यहां केस अलग है। यहां ब्लैक स्क्रीन को यूज करने के पीछे का कारण है कि राजामौली ऑडियंस से कहना चाहते हैं कि आगे जो आप देखने वाले हो वो बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और वहां आपको भर भर के ड्रामा देखने को मिलेगा। एंड जब भी कभी कोई ड्रामा वाली फिल्म स्टार्ट होती है तो वो हमेशा ब्लैक स्क्रीन से ही हुई है, भले फिर वो लंच बॉक्स हो या फिर मसान हो। सेम उसी तरीके से इस पर्टिकुलर सीन की शुरुआत भी राजामौली ब्लैक स्क्रीन से करते। Black. All important movies start with a black screen and music. Edgy, scary music. ब्लैक स्क्रीन आपको बताती है कि आगे कुछ सीरियस होने वाला है, पर कितना सीरियस होने वाला है इसका अंदाजा आपको साउंड से होता है। क्योंकि यहां पे साइलेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और इस सीन में 2 मिनट तक आपको स्क्रीन पर कुछ भी सुनाई नहीं देता है। सिर्फ गाड़ियों की आवाज, राम की सांसों की आवाज और भीम की बेड़ियों की आवाज सुनाई देती है, वो भी कंटिन्यू 2 मिनट तक। एंड इस मोमेंट पर आकर ये डाइजेटिक साउंड नॉन डाइजेटिक बनता है जहां बैकग्राउंड साउंड स्टार्ट होता है। एंड इसे स्टार्ट करने के पीछे का कारण है ऑडियंस को महसूस कराना। एंड महसूस कराने के लिए राजामौली ने 3 ट्रिक का यूज किया। पहला है साइलेंस, दूसरा है साउंड एंड तीसरा है रिएक्शन। यानी कि यहां जो इंडियंस है वो एक्चुअली में आप है जो भीम को देख रहे हैं और जो रिएक्शन इन इंडियंस का होगा वही रिएक्शन आपका होगा। जो इस लड़की का रिएक्शन होगा वो भी आप ही का होगा। इसीलिए पर्टिकुलर कुछ ऐसे सीन भी इसमें आपको रिएक्शन वाले दिखाए जाते हैं। एंड इस एग्जैक्ट मोमेंट पर इन तीनों का पे ऑफ आपको देखने को मिलता है जो इंडियन और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन होता है। अब तक आपने जाना है कि राजामौली क्या महसूस कराना चाहते थे। अब आप जानेंगे कि इस सीन के जरिए राजामौली क्या दिखाना चाहते थे। कैरेक्टर आर्क। ये ब्रिटिशर विलन है, पर इस सीन से पहले ये कहीं भी आपको क्रूअल नजर नहीं आती है, जबकि एक्चुअली में यही होती है जो गांव से बच्ची को लेकर आती है। बट राजामौली ने इसे क्रूअल नहीं दिखाया। कैसे नहीं दिखाया है? सेम एग्जैक्टली इस ओपनिंग सीन में जहां पे हमें मेन विलन बताया जाता है जो बताता है कि इस बुलेट की कितनी ज्यादा अहमियत है। और इस एग्जैक्ट मोमेंट पे हमें पता चल जाता है कि ये बंदा विलन है, ये बहुत ही क्रूअल है। अगर इस ओपनिंग सीन को आप आउटडोर से देखेंगे तो आपको वो लेडी नजर नहीं आती है, बल्कि अगर आप झांक कर देखोगे गाड़ी के अंदर तो वही होती है जो ड्राइवर को बोलती है यहां से चलो। अब एग्जैक्ट इस मोमेंट को अगर राजामौली कार के अंदर से शूट करते और इस लेडी का चेहरा दिखा देते ये बोलते हुए कि कार यहां से लेकर चलो, तो आपको ये औरत क्रूअल नजर आ जाती। बट राजामौली ने ये नहीं किया। राजामौली आपको इस मोमेंट तक के लिए इंतजार करवाना चाहते थे जब आप इस लेडी का रियल चेहरा देखोगे।
Hit him harder. यहाँ कैमरा एंगल और डायलॉग पर अगर आप ध्यान दोगे तब आपको उसका रियल चेहरा नजर आएगा। जहाँ कैमरा एंगल लो रखा गया है जिससे कि ये कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नजर आ रहा है, वहीं इसके डायलॉग को इस तरीके से लिखा गया जहां हमें पता चलता है कि इसको दूसरों के दर्द में मजा आता है। एंड बस यही वो मोमेंट होता है जहां ऑडियंस इस कैरेक्टर से नफरत करना शुरू कर देती है और बस उसी मोमेंट का राजामौली फायदा उठाकर इस औरत की डेथ को प्लांट कर देते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ में। Where's the blood? I was expecting a pool at his feet. Use it on the pillar first, officer. Let the wretch see how it will rip him. राम इज द एसेंस ऑफ दिस सीन, क्योंकि यहीं पर राम का हृदय परिवर्तन होता है भीम को देखकर, और हृदय परिवर्तन से मेरा मतलब है वांट नीड में कन्वर्ट हो जाती है। राम की वांट एंड नीड को बताने से पहले ये जान लो कि वांट और नीड होती क्या है। वांट हमेशा फर्स्ट एक्ट में बताई जाती है जब कैरेक्टर कुछ पाना चाहता है, एंड नीड समटाइम्स सेकेंड एक्ट के एंड में देखने को मिलती है जब कुछ कैरेक्टर हासिल करना चाहता है। जैसे एनिमल फिल्म, वो अपने बाप को बचाना चाहता है, उसकी वांट हो गई, बट इंटरवल में उसको अबरार के बारे में पता चलता है और अब वो अबरार को मारना चाहता है जो कि उसकी नीड बन जाती। अब रही बात राम की, तो उसकी वांट क्या होती है? बेसिकली राम चाहता था कि मैं हथियार को अपने गांव तक लेकर जाऊं, और इसके लिए वो भीम को भी पकड़ा देता है, बट भीम को देखने के बाद में वो अपनी वांट को नीड में बदल देता है और उसकी नीड बनती है भीम को बचाना। पर बंदूकों के कंसाइनमेंट की डिलीवरी के लिए तुम्हें चुना गया है। परसों सुबह भीम की फांसी है। मुझे फांसी की जगह जेल से बदलकर यमुना किनारे करनी होगी। एंड फिल्मी लाइन में एक टर्म है कि जब भी कभी कैरेक्टर का वांट नीड में बदल रही होती है तब उसका कैरेक्टर आर्क चेंज होता है। एंड राजामौली ने इसका यूज बाहुबली और अपनी सारी फिल्मों के अंदर किया है। भले ही फिर वो शिवा हो जिसकी वांट थी अवंतिका का काम पूरा करना, बट जैसे ही उसे अपनी माँ के बारे में और बाप के बारे में पता चलता है तब उसकी नीड बनती है माँ और बाप की रिस्पेक्ट के लिए लड़ना। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप फिल्म देखो तो वांट और नीड को ढूंढना, क्योंकि हर राइटर अपनी फिल्म के अंदर इसे जरूर लिखता है कैरेक्टर आर्क के लिए। एंड राजामौली की फिल्मों की एक स्वीट एंडिंग होती है जहां कैरेक्टर की वांट एंड नीड दोनों फुलफिल हो जाते हैं। चलिए पीड़ित पर बात करते हैं। कुमुरम भीम जो कि एक रियल लाइफ फ्रीडम फाइटर थे, एंड बस एक यही वो सीन था जहां पे आपको रियल आइडियोलॉजी कुमुरम भीम की देखने को मिलती है इस गाने के जरिए। ये कोई रैंडम लिरिक्स नहीं है, इन लिरिक्स को 3 अंतरा में बांटा गया है और तीनों अंतरा का अपना अपना मीनिंग है। जहां हर अंतरा शुरू होता है भीम के चुप होकर दोबारा गाने से, जहां सबसे पहले तो वो अपने खुद का इंट्रोडक्शन देता है और फिर शुरू होता है पहला अंतरा जहां पे वो ब्रिटिशर्स के जुल्म के ऊपर बात करता है। दूसरे अंतरे में वो बात करता है भारतीयों के खून खोलने की, एंड लास्ट थर्ड अंतरा जहां पे वो भारतीयों को जगाने के लिए गाता है। एंड अगर लिरिक्स को लिखने की मास्टरी समझनी है तो इसी सीन को देखो। इनमें जब भी कोई नया पैराग्राफ लिरिक्स का शुरू होता है तब आप नोटिस करना कि पहले सिचुएशन होगी, उसी सिचुएशन से भीम अपने गाने को लिखेगा। एग्जाम्पल के लिए सबसे शुरुआत होती है जब भीम अपना ही रिफ्लेक्शन देखता है और फिर खुद को ही मोटिवेट करने के लिए खुद से रिलेटेड गाता है। सूरज के शोलों से मिलना है तुझको। एंड उसके बाद में ब्रिटिशर्स का डायलॉग आता है। उस डायलॉग को सुनने के बाद में भीम ब्रिटिशर के ऊपर आगे की पैराग्राफ लिखता है, एंड उसके बाद में उसका खुद का खून वो देखता है और अपने खुद के खून पर वो लिखता है दिस इज कॉल्ड मास्टरी ऑफ क्राफ्ट। एंड बात करूं आइडियोलॉजी की तो जो रियल लाइफ कुमुरम भीम थे उनका एक स्लोगन था जिस स्लोगन को गा गाकर वो लोगों को मोटिवेट करते थे। सेम उसी तरीके से भीम ने इस सीन के अंदर गाया और सारे लोगों को मोटिवेट कर दिया। साथ ही साथ अगर मैं उस स्लोगन की बात करूं तो वो स्लोगन था जल जंगल और जमीन, जिसका फ्लैग आपको फिल्म के एंड में भी देखने को मिलता है। अब इस जल जंगल जमीन को अगर इस सीन को आप देखोगे तो इस सीन में भी ऐसे ही शुरुआत होती है। अब इस पूरे सीन को देखने के बाद में इस सीन की इंस्पिरेशन भी मैं आपको बता देता हूं कि ये ब्रेव हार्ट फिल्म का सीन है जहां पे एक फ्रीडम फाइटर होता है जो अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ता है, और जब वो
पकड़ में आ जाता है तब उसे टॉर्चर किया जाता है ताकि वो अपने घुटनों पे गिरकर माफी मांग सके, बट वो ऐसा नहीं करता है। एंड उसी से इंस्पायर होकर राजा मौली ने यहाँ पे इस सीन को लिखा है। एंड इसे लिखने का अंदाज भी उनका थोड़ा ऐसे तोड़ मरोड़ कर उन्होंने करा है, जहां पे दो कैरेक्टर को ऐड कर दिया, टॉर्चर करने वाला भी अपना ही है और टॉर्चर होने वाला भी अपना ही है। एंड जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि इंस्पायर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने कहा और किसी ने नहीं सुना तो उसे तुम दोबारा कह दो, बस थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं ये शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसे ही और सीन्स के ब्रेकडाउन आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते किसी और वीडियो के साथ में।